सौंदर्या की उदासी को देखते हुए देव ने चेतन से उसकी अधूरी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट की डिटेल्स मंगवा ली, लेकिन उसे देखते ही वो समझ गया कि इसमें रुपए इन्वेस्ट करने का मतलब है करोड़ों रुपए का नुकसान। और देव प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेसमैन था। सौंदर्या की खुशी के लिए वो इतने रुपए बर्बाद नहीं कर सकता था। देव फोन पर बिजी था कि अचानक उसे सौंदर्या ने पुकारा और उसी के साथ उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन भी आया। आपने मुझे फिर से 30,000 रुपए ट्रांसफर किए देव। अभी थोड़े दिन पहले ही तो आपने मुझे इतने रुपए दिए थे। इतने पैसे आए कहाँ से? उस दिन प्रताप रेजिडेंसी के बाहर मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारी कंपनी को इनसे बड़ा बिजनेस मिला है, तो जो सॉफ्टवेयर हमने उन्हें बेचा था ये उसका बोनस है। तुम्हारी आईटी इंडस्ट्री तो सही है देव। इतनी जल्दी इतना बोनस तो हमें अपने बिजनेस में भी नहीं मिलता। एनीवेज, मैंने ये पैसे तुम्हारे घर के इंस्टॉलमेंट के लिए दिए हैं, उसके अकाउंट में डाल देना। सौंदर्या के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद करने की बजाय कुछ हजार रुपए उसे देना देव के लिए फायदे का सौदा था। वहीं सौंदर्या देव के रिस्पॉन्सिबल नेचर से काफी इम्प्रेस्ड थी। वो सोच रही थी कि अगर सुजॉय देव के मुकाबले 1% भी रिस्पॉन्सिबल होता तो शनाया को अपनी बच्ची की सर्जरी के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता। अच्छा देव, हम कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं? पता नहीं, ये टिकट्स डैड लाए थे, कह रहे थे कि कोई अच्छी फिल्म है। जब दोनों सिनेमा हॉल पहुंचे तो उन्होंने देखा फिल्म रोमांटिक थी, जो शुरू हो चुकी थी और हॉल में काफी अंधेरा था। अंधेरे में सौंदर्या का हाथ थामे देव अपनी सीट पर पहुंचा ही था कि स्क्रीन पर हीरो हीरोइन के बीच एक पैशनेट किसिंग सीन शुरू हो गया। अपनी सीट पर बैठ चुकी सौंदर्या का हाथ अब भी देव के हाथ में था। सौंदर्या के नर्म मुलायम हाथ को थामे देव ने एक बार स्क्रीन की तरफ देखा और फिर सौंदर्या की तरफ देखा। उसकी नजर सौंदर्या के गुलाब सी पंखुड़ियों जैसे होठों पर रुक गई। देव को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए देखकर सौंदर्या को ख्याल आया कि उसका हाथ अब भी देव के हाथ में है। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। हाथ छोड़िए देव। देव ने सौंदर्या की आवाज सुनकर भी अनसुनी कर दी और उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। सौंदर्या लगातार देव की तरफ देखे जा रही थी और देव की नजरें स्क्रीन पर चल रहे उस पैशनेट किसिंग सीन पर थीं। कुछ समय बाद देव ने सौंदर्या की तरफ मुस्कुराते हुए देखा तो वो उसे ही देख रही थी। फिल्म मेरे चेहरे पर नहीं, वहाँ सामने स्क्रीन पर चल रही है सौंदर्या। ऐसा नहीं है कि सौंदर्या ने रोमांटिक फिल्में कभी नहीं देखी थीं, लेकिन इस तरह किसी लड़के के साथ ये पहला मौका था। देव की शरारत भरी मुस्कान देखकर सौंदर्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अपनी सीट पर पीछे होकर बैठ गई। तभी सौंदर्या ने देखा कि देव की नजरें उसकी तरफ ही हैं। अभी आपने कहा था ना, फिल्म चेहरे पर नहीं स्क्रीन पर चल रही है, तो आई नो। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि इस तरह पैशनेट किस करते हैं तो कैसा लगता है? ये कहते हुए देव सौंदर्या के बेहद करीब आ गया था और सौंदर्या की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या जवाब दे। उसने बेरुखी से देव की तरफ देखा। जब किसी को करूंगी तब बताऊंगी, अभी इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे आप एक ही सवाल कितनी बार बदल बदल कर पूछेंगे? आप क्या जानना चाहते हैं कि मैंने पहले भी किसी को किस किया है या नहीं? मैं कुछ नहीं जानना चाहता, बस स्क्रीन पर वो सीन देख लिया इसलिए पूछ लिया। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं ज्यादा सोच रही हूँ? अगर ऐसा है तो अच्छा हुआ मैंने ये नहीं सोच लिया कि उस सीन को देखकर आप मुझे किस करना चाहते हैं। सोचना भी मत, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। गुड, आई एम टू। रोमांटिक फिल्म होने की वजह से हर दूसरे सीन में हीरो हीरोइन के बीच इस तरह के कई सीन्स थे और ना चाहते हुए भी देव की नजरें सौंदर्या पर चली ही जाती थी। स्पेशली मरून लिपस्टिक में गुलाब के फूल जैसे लग रहे उसके बंद होठों पे। देव को बार बार अपनी तरफ देखते हुए देखकर सामने देख रही सौंदर्या से रहा नहीं गया। अब क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं। ये कहकर देव ने अपना सिर पीछे करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली।
फिल्म देखकर दोनों रात को 11 बजे के करीब घर आ गए। रास्ते भर दोनों खामोश थे और घर में आते ही सौंदर्या अपने कमरे में चली गई। दोनों का इंतजार करते गजेंद्र प्रताप सौंदर्या के घर पर ही बैठे थे। दोनों को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई थी। फिल्म कैसी थी देव? बकवास थी, आपके चीप टैक्टिक्स की तरह। मैंने क्या चीप टैक्टिक्स की? जरा सुनूं तो। आपको क्या हम दोनों टीनेजर्स लगते हैं जो फिल्म दिखाकर आप हमें एक दूसरे के करीब ले आएंगे? डैड, हम दोनों मैच्योर लोग हैं, सो प्लीज स्टॉप प्लेइंग टैक्टिक्स विद अस। एनीवेज, हमारे बारे में सोच सोचकर आप भी थक गए होंगे। जाइए, सो जाइए। गुड नाइट। गजेंद्र प्रताप अपने बेटे को अच्छी तरह जानते थे। जिस तरह खामोशी से सौंदर्या बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई, उससे वो समझ गए थे कि फिल्म का कुछ तो असर दोनों पर हुआ है। वो मुस्कुराते हुए बाहर जा ही रहे थे कि सौंदर्या के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो अंदर गए तो उन्होंने देखा सौंदर्या मोबाइल हाथ में लिए लगातार रोए जा रही है। क्या हुआ बेटा? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? किसका फोन था? गांव से मुखिया जी का फोन आया था पापा। उन्होंने बताया आज दोपहर के करीब अम्मा जी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। अभी रात को किसी गांव वाले की नजर उन पर पड़ी तो उसने सबको बताया। अम्मा जी 75 साल की थी और बहुत बीमार थी। उनके 4 बेटे थे, लेकिन कोई उन्हें संभालना नहीं चाहता था। मैं कुछ पैसे हर महीने उन्हें भेज देती थी, लेकिन शायद अपने ही बच्चों की इग्नोरेंस उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाई। कितनी गलत बात है ना पापा। जिस माँ ने 4 बेटों को अकेले पाला, वो चारों मिलकर भी अकेली माँ को नहीं संभाल पाए। ये कहते ही सौंदर्या फिर से सिसक सिसक कर रोने लगी। देव को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में वो क्या करे और क्या कहे। तभी गजेंद्र प्रताप ने सौंदर्या से कुछ जानना चाहा। क्या अम्मा जी तुम्हारे रिलेशन में थी? नहीं पापा, वो मेरी नहीं शनाया के रिलेशन में थी, लेकिन मेरे लिए सगी से भी बढ़कर थी वो। अम्मा जी मेरी दादी की बहुत अच्छी सहेली थी। जब मेरी अपनी दादी मुझे बहुत मारती थी तो वही आकर मुझे उनसे छुड़ाती थी, मुझे खाना खिलाती और अपने पास रखती थी। मेरी अपनी दादी से ज्यादा प्यार मुझे अम्मा जी ने दिया है। मुखिया जी ने बताया उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। ऐसे में कुछ भी करके मुझे कल वहां पहुंचना है। सौंदर्या के मुंह से इतनी रात को गांव जाने की बात सुनकर गजेंद्र प्रताप और देव दोनों परेशान हो गए। इतनी रात को तुम्हारा गांव जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो देव? जल्दी बुक करो कैब और तुम भी इसके साथ निकलो। इस तरह इतनी दूर इसका अकेले जाना ठीक नहीं है, और जिस तरह की अभी सौंदर्या की हालत है उसमें तुम्हारा इसके साथ रहना बहुत जरूरी है। डैड, आपको पता है ना मैं कल कितना बिजी हूँ। जो भी हो सब इसी वक्त कैंसिल करो। तुम्हारा काम सौंदर्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देव को फोर्स मत कीजिए पापा, उनकी नई नई जॉब है। इस तरह बार बार छुट्टी लेना उनके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं और शनाया साथ में चले जाएंगे। सौंदर्या ने शनाया को कॉल किया तो उसे पता लगा कि शनाया तक भी ये खबर पहुंच चुकी है और वो भी गांव जाने की तैयारी कर रही है। दोनों साथ जाने के लिए तैयार थे। तभी अचानक देव भी आकर सौंदर्या की बगल में बैठ गया। सौंदर्या बड़ी हैरान हो गई। आप तो कह रहे थे कि कल आप बहुत बिजी हैं। मैंने अपने कलीग से बात कर ली है। उसने कहा है कि मेरे आने तक वो सब संभाल लेगा। वैसे भी इसी बहाने मैं गांव में तुम्हारे लोगों से मिल लूंगा। लगभग 15 घंटे के बाद जब गांव पहुंचे तब दोपहर के 3 बज रहे थे। सबसे पहले उन्होंने जाकर अम्मा जी के अंतिम संस्कार में भाग लिया। ये सब होते होते शाम के 7 बज चुके थे। सौंदर्या देव को अपना घर होटल नहीं है। इस गांव में गेस्ट हाउस मिलना मुश्किल है और तुम होटल की बात कर रहे हो देव। तो क्या करेंगे? रात यहाँ सड़क पर बिताएंगे?
देव की बात सुनकर शनाया ने एक पुराने बंगले की तरफ इशारा करते हुए देव को आवाज दी। वो सामने हमारा बंगला है देव। इसे मेरे दादाजी ने हमारे पूरे परिवार के लिए बनाया था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता। तुम चाहो तो हम वहाँ रह सकते हैं, लेकिन वहाँ लाइट नहीं है। शनाया की बात मानकर सभी उस बंगले में गए। बंगला वाकई काफी पुराना था और सिर्फ 2 ही कमरे ऐसे थे जिनमें रहा जा सकता था। ऐसे में एक कमरे में शनाया अपने बच्चों और आशा जी के साथ रुकी थी और दूसरा कमरा उसने देव और सौंदर्या को दे दिया। बंगले की टूटी फूटी हालत देखकर आशा जी ने देव को एक वॉइस मैसेज भेजा। सर, मैं जानती हूँ आपको इस तरह रहने की आदत नहीं है। अगर आप कहें तो मैं शहर के किसी 5 स्टार होटल में आपके लिए रूम बुक कर देती हूँ। नो थैंक्स आशा जी, शहर यहाँ से काफी दूर है, ऐसे में आने जाने में काफी समय लग जाएगा। आप जाकर आराम कीजिए। डोंट वरी अबाउट मी। ओके सर, गुड नाइट। ना चाहते हुए भी देव को एक बार फिर सौंदर्या के साथ एक ही बेड पर सोना था। ये बेड उनके बेड से इतना छोटा था कि दोनों एक दूसरे से सटकर सोए थे। सौंदर्या के इतने करीब खुद को पाकर देव काफी बेचैन था। उसके दिमाग में कल रात देखी फिल्म के सीन चल रहे थे। उन्हें याद कर एक बार उसके दिल में ख्याल आया कि वो हाथ बढ़ाकर सौंदर्या को अपनी बाहों में ले ले और उसके गुलाब जैसे होठों पर अपने होठ रख दे। लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। क्या सौंदर्या के इतने करीब रहकर भी देव की चाहत अधूरी रह जाएगी? आखिर कब तक सौंदर्या और देव अपनी चाहतें एक दूसरे से छुपाते रहेंगे? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी, सिर्फ पॉकेट FM पर। सौंदर्या से बेहद करीब लेटे देव के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन जब उसने अपने बगल में लेटी सौंदर्या का उदास चेहरा देखा तो उसकी सारी फैंटेसीज हवा में कहीं गायब हो गई। उसने सौंदर्या का ध्यान अम्मा जी से हटाने की पूरी कोशिश की। तुम्हारा पुश्तैनी घर काफी खराब हो चुका है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इस घर को थोड़ा रेनोवेट करवा दें। क्या कहती हो सौंदर्या? इसकी जरूरत नहीं देव, मेरा आना यहाँ बहुत कम होता है और फिर इतने बड़े घर को रेनोवेट करना काफी एक्सपेंसिव होगा। अच्छा, मैं सोच रहा था नींद नहीं आ रही है तो क्यों न चलकर थोड़ा बाहर खुली हवा में बैठे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। देव की बात मानकर सौंदर्या उसके साथ बाहर आई और दोनों काफी देर तक खुले आसमान के नीचे बैठे रहे। अगले दिन सभी ने वापस पुणे के लिए निकलने की तैयारी कर ली। सभी लोग बाहर अपने सामान के साथ कैब का इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक एक 50 साल का हैंडीकैप आदमी आकर उनके सामने खड़ा हो गया। ये सौंदर्या के पिता अशोक मेहरा थे, जो मुस्कुराते हुए लगातार सौंदर्या की तरफ देखे जा रहे थे। पहचाना मुझे? अब आई एम सॉरी, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। जिस डैड को 20 साल से देखा नहीं, उसे तुम कैसे पहचानोगी? अपने सामने खड़े आदमी के मुंह से डैड शब्द सुनते ही सौंदर्या को लगा उसे अभी चक्कर आ जाएंगे। वो गुस्से से कांपने लगी, लेकिन अशोक मेहरा अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। अभी अभी मुखिया जी ने बताया कि तुम आई हो तो मैं तुमसे मिलने चला आया। तुम्हें पता नहीं है बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। फिर जब मुखिया जी ने अम्मा जी के मरने की खबर दी तो मैं दौड़ा दौड़ा इस आस में आ गया कि यहाँ शायद मेरी तुमसे मुलाकात हो जाए। और देखो, भगवान ने मेरी सुन ली। आपको मुझसे क्यों मिलना था? कैसा सवाल है ये सौंदर्या? आखिर तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन? क्यों, आपकी वो दूसरी वाइफ कहाँ है जिसके लिए आपने मुझे इस तरह छोड़ा कि फिर कभी दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा? तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही है सौंदर्या, और इसके लिए
मैं बहुत शर्मिंदा भी हूं। शायद मेरे उन्हीं कर्मों का फल है जो मैं आज भुगत रहा हूं। एक एक्सीडेंट में मेरी टांग कटने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने और अपने बेटे के नाम करके उसने मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? बस तुम्हारा साथ और थोड़ी देखभाल। मतलब? बस मुझे एक सर छुपाने की जगह और कुछ पैसे चाहिए। इससे ज्यादा मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने सुना है कि पुणे में तुम्हारा अपना घर और बिजनेस दोनों है। अशोक मेहरा को देखकर सौंदर्या को पिछली सारी बातें लगातार याद आ गई और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा था उसे सुनकर वो हैरान रह गई। सौंदर्या को अब उनकी शक्ल से भी नफरत होती जा रही थी। उसने अपना मुंह फेर लिया। फिर अशोक मेहरा अपनी दुहाई दे रहा था। तुम इस तरह मुझसे मुंह नहीं फेर सकती बेटा। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा डैड हूं और लाचार हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है सौंदर्या। कुछ तो बोलो बेटा। आज इतने दिनों के बाद बेशर्मी से मेरे सामने खड़े होकर अपने आप को मेरा डैड कहते हुए और उसका हक मांगते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? तब कहाँ थे आप जब आपको अपने डैड होने का फर्ज निभाना था? और हाँ, अपनी लाचारी का रोना दोबारा मेरे सामने मत रोइएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे आंखें दिखा रही हो? ये मत भूलो कि आज मेरी जो भी ये हालत है उसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। अशोक मेहरा की बातें सुनकर सौंदर्या हैरान रह गई। वो लगातार अशोक मेहरा को देखे जा रही थी। तभी आंखों में अंगारे भरकर अशोक मेहरा सौंदर्या के पास आया। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने अभी जो कहा सब सच है। तुम्हारे पैदा होते ही हमारे घर में मनफूसियत फैल गई थी। कभी ना लड़ने वाले हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से इस कदर लड़ने लगे थे कि एक दूसरे की शक्ल देखना तक नहीं चाहते थे। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। तेरी मां अपने किसी यार के साथ भाग गई और तुझ मनहूस को छोड़ गई मेरे पास। मैं क्या करता? क्या करता मैं? ना चाहते हुए भी मुझे दोबारा अपना घर बसाना पड़ा। जिस बेशर्मी से अशोक मेहरा अपनी गलतियों का जिम्मेदार सौंदर्या को बना रहा था, उसे देखकर सौंदर्या के साथ देव, शनाया और आशा जी भी हैरान थी। उन लोगों की बातें सुनकर आसपास के काफी गांव वाले भी इकट्ठा हो गए, जो सौंदर्या को ही समझाने में लग गए। बेटा, अब जो भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। आज तेरे पिता लाचार हैं, तो ऐसे में तुझे ही उनका सहारा बनना होगा। सब कुछ जानते हुए भी आप ये कह रहे हैं मुखिया जी? आपने तो मेरा बचपन बहुत करीब से देखा है। बचपन की बात करते ही सौंदर्या को रोना आ गया और वो हिचकियां लेते हुए रोने लगी। तभी दूर खड़े देव ने आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम ठीक तो हो सौंदर्या? सौंदर्या को बाहों में भरे देव ने गुस्से से अशोक मेहरा की तरफ देखा। जिस बाप ने बचपन में अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई होती है, सिर्फ उन्हें ही बुढ़ापे में अपने बच्चों से कुछ मांगने का अधिकार होता है। अब आप सब लोग जाइए यहां से, प्लीज। देव को इस तरह सौंदर्या के इतने करीब देखकर अशोक मेहरा समझ गए कि हो न हो ये सौंदर्या का हस्बैंड है। फिर भी उसे इस तरह देखा जैसे उसे परख रहे हों। अच्छा, और इतना ज्ञान देने वाले आप हैं कौन? मैं सौंदर्या का हस्बैंड हूँ। तो तुम्हें शर्म नहीं आती अपने फादर इन लॉ से इस तरह से बात करते हुए? अपने डैड से भी इसी तरह से बात करते हो तुम? ये मत भूलो कि मैं चाहूं तो 2 मिनट में तुम्हारी छुट्टी कर सकता हूं। इसलिए खैरियत इसी में है कि तुम दोनों को जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मुझे एक घर और 10 लाख रुपए चाहिए।
फिर तुम लोग मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगे। वरना क्या? ये तो मैं तुम दोनों को वक्त आने पर बताऊंगा। मामला लगातार बिगड़ता जा रहा था, लेकिन तभी उनकी कैब आ गई और सब अशोक मेहरा को वहीं छोड़कर पुणे के लिए निकल गए। रास्ते भर सौंदर्या देव के कंधे पर सिर रखकर रोती जा रही थी। वो सोच रही थी, पिछले 20 सालों से मैं कैसे जी रही हूँ, इसकी आपको कभी फिक्र नहीं हुई डैड। और आज जब आप मुझे मिले भी तो इस तरह, मेरा दिल आपके लिए रो रहा है डैड। लेकिन एक सच ये भी है कि मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा। सौंदर्या ने अपनी कमजोरी आज तक कभी किसी को नहीं बताई थी और ना ही उसे अपनी कमजोरी किसी को बताना पसंद था। आज ये पहला मौका था जब वो देव के सामने फूट फूट कर रो रही थी। देव की बाहों में सिमटी सौंदर्या जब होश में आई तो उसे थोड़ी शर्माने लगी और वो सीधे होकर बैठ गई। देव ने उसकी तरफ देखा। तुम ठीक हो सौंदर्या? हाँ, मैं ठीक हूँ। पुणे पहुंचकर सब अपने अपने काम में लग चुके थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि सौंदर्या के पीछे उसके डैड अशोक मेहरा भी पुणे पहुंच चुके थे। अब जब उनकी दूसरी वाइफ और बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया था, ऐसे में उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें सौंदर्या पर लगा रखी थी। वो कुछ भी करके सौंदर्या की पोजीशन का फायदा उठाना चाहते थे। खुद को समझती क्या है, मुझे धमकी दे रही थी। देखता हूं कैसे नहीं मानती। अब तक तो मैं सिर्फ इससे घर और थोड़े से पैसे मांग रहा था, लेकिन अब मैं वो करूंगा जो इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने शैतानी इरादों के साथ गांव से पुणे आए अशोक मेहरा सौंदर्या को निशाना बनाने के लिए एक सुबह छुपते छुपाते लक्ष्मी एम्पायर के 100वीं मंजिला बिल्डिंग की टेरेस पर पहुंचकर सोशल मीडिया पर लाइव हो चुके थे। ये खबर इंटरनेट पर लाइव होते ही देखते सारी मीडिया, पुलिस और काफी लोग उस बिल्डिंग के आसपास जमा हो गए। उस समय देव और सौंदर्या घर पर ही थे। तभी देव के राइट हैंड चेतन ने देव को कॉल किया। हेलो बॉस। हेलो चेतन, आज इतनी सुबह सुबह कॉल कैसे किया? एनीथिंग सीरियस? वो सर, बिल्डिंग के टेरेस पर ना वो आदमी वहां। क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो तुम? साफ साफ बोलो। आई एम सॉरी बॉस, मैंने आपको ना कुछ न्यूज क्लिपिंग्स भेजी है, प्लीज एक बार आप उन्हें देख लीजिए। ये कहते ही चेतन का फोन कट गया। देव सिर्फ इतना सुन पाया कि पीछे से एक घबराए सिक्योरिटी गार्ड ने उसे आवाज देकर बुला लिया। चेतन की घबराई आवाज के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स के लोगों में फैली अफरा तफरी से देव समझ गया था कि ऑफिस में कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उसने तुरंत अपने मोबाइल में वो न्यूज क्लिपिंग्स देखनी शुरू की जो चेतन ने उसे भेजी थी। न्यूज क्लिपिंग्स देखते ही देव के होश उड़ गए। ये सौंदर्य के डैड हमारे ऑफिस बिल्डिंग की छत पर क्या कर रहे हैं? अजीब नौटंकी आदमी है यार। मुझे कुछ भी करके सौंदर्य से ये बात छुपानी पड़ेगी, वरना उसे पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही वो उन्हें लेकर कुछ दिनों से काफी टेंस्ड है। देव अभी सौंदर्या के बारे में सोच ही रहा था कि तभी बाथरूम से नहाकर निकली सौंदर्या ने अपने मोबाइल को बड़ी गंभीरता से देखते हुए देव की तरफ बड़ी हैरानी से देखा। क्या हुआ देव, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऑफिस कलीग का मैसेज आया था, वही देख रहा था। सिर्फ एक मैसेज देखकर इतना परेशान हो गए आप? इतना परेशान होते तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। एक्चुअली हमें लक्ष्मी एम्पायर से एक प्रोजेक्ट मिलने वाला था जो कैंसिल हो गया है। मैंने सोचा था इस प्रोजेक्ट से जो बोनस के पैसे मिलेंगे वो मैं तुम्हें तुम्हारे घर के इंस्टॉलमेंट्स के लिए दे दूंगा। सो आई एम अ लिटिल अपसेट। इट्स ओके देव, वैसे भी आपकी वजह से मेरे घर के इंस्टॉलमेंट्स के लिए काफी रुपए जमा हो गए हैं। आज पापा को सुबह सुबह अचानक कहीं जाना पड़ गया, इसलिए आज नाश्ता मैं बना रही हूँ। तुम जल्दी से नहा कर आओ तो साथ में नाश्ता करते हैं।
ये कहकर सौंदर्या मुस्कुराते हुए किचन में चली गई थी। डैड के अचानक जाने की बात सुनकर देव समझ चुका था कि ये खबर उससे पहले उन्हें मिल चुकी है। देव ने भी फटाफट नाश्ता किया और रोज की तरह सौंदर्या के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। आखिर क्या है अशोक मेहरा का प्लान? जब सौंदर्या को इन सब बारे में पता चलेगा तो क्या होगा उसका रिएक्शन? अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा देव? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अशोक मेहरा की न्यूज क्लिपिंग्स देखकर गुस्से से भरा देव जब अपने ऑफिस पहुंचा तो मामला और भी ज्यादा खराब हो चुका था। अशोक मेहरा ने टेरेस पर पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए थे, जिससे चाहकर भी कोई उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी देव की नजर अपने डैड पर पड़ी, जो गुस्से में उसी की तरफ आ रहे थे। ये सब क्या है देव? कौन है ये आदमी? तुम्हें पता है इसकी वजह से हमारी रेपुटेशन पर कितना असर पड़ रहा है? देव की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने डैड से आखिर कहे तो क्या कहे। वहां अशोक मेहरा का हाई वॉल्यूम ड्रामा समय के साथ और ज्यादा हाई हो रहा था। सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने काफी मीडिया पर्सन से कांटेक्ट करके लाइव इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए और हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज के साथ वही ट्रेंड कर रहे थे। डैड की दौलत से करोड़ों की बिजनेस मालकिन बन चुकी सौंदर्या ने अपने बिजनेस से किया अपने डैड को बेदखल। लाचार पिता पर बिजनेसमैन बेटी सौंदर्या का कहर। जालिम बेटों से आगे निकली सौंदर्या, अपने ही डैड को किया सुसाइड करने पर मजबूर। जालिम बेटी, लाचार डैड। इन सब न्यूज क्लिपिंग से ये बात तो साफ हो चुकी थी कि सौंदर्या के डैड ने सौंदर्या की रेपुटेशन को मिट्टी में मिलाने के लिए उस पर कई आरोप लगाए। इन क्लिपिंग्स को देखकर गजेंद्र प्रताप की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने एक बार फिर देव को घूरते हुए देखा। कुछ बोलोगे भी या यूं ही खड़े रहोगे? आखिर कौन है ये आदमी? और ये बार बार जिस सौंदर्या का नाम ले रहा है, कहीं वो अपनी सौंदर्या तो नहीं? जी डैड, वो एक्चुअली अपनी ही सौंदर्य की बात कर रहे हैं। और ऊपर खड़ा ये आदमी सौंदर्य के डैड अशोक मेहरा हैं। क्या तुम मिल चुके हो इनसे? सिर्फ मैं ही नहीं, सौंदर्य भी इनसे मिल चुकी है। इसी के साथ देव ने अपने डैड को उस दिन सौंदर्या के गांव में हुए सारे इंसिडेंट्स बता दिए, जिसे सुनकर गजेंद्र प्रताप काफी परेशान हो गए। वहीं पूरी लाइमलाइट एंजॉय करते हुए अशोक मेहरा हर न्यूज चैनल पर अपनी बात कहते नजर आ रहे थे। मेरी बेटी सौंदर्या ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी सारी दौलत मुझसे छीन कर उसने मुझे दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। मैं अपाहिज, अब कहां जाऊं? इस हालत में मुझे कौन काम देगा? आप लोग ही बताइए, इस हालत में मैं क्या करूं? पिछले कई दिनों से मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। मुझे लगता है मेरे पास अब इस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा है। मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते अपनी बेटी सौंदर्या की रियलिटी आप सबको बता देना चाहता हूं, जिससे फ्यूचर में आप लोग मेरी तरह कोई ऐसी गलती ना करें कि आपको भी मेरी तरह सुसाइड का रास्ता अपनाना पड़े। अशोक मेहरा ने कुछ घंटों में ही अपने साथ सौंदर्या को भी मीडिया सेंसेशन बना दिया। हर तरफ उसी की चर्चा हो रही थी।
इन सब से अनजान जब सौंदर्या अपने ऑफिस पहुंची तो वहां मीडिया पर्सन्स की जबरदस्त भीड़ को देखकर हैरान रह गई। वो जैसे ही अंदर पहुंची कि सारी भीड़ उसके पास पहुंच गई। सौंदर्य जी, क्या अशोक मेहरा आपके डैड है? आखिर क्यों किया आपने अपने डैड के साथ ऐसा धोखा? लड़के और लड़कियां इक्वल हैं। कहने वाली सोसाइटी में जहां लड़कों पर अपने पेरेंट्स को परेशान करने का आरोप आए दिन लगता रहता है, वहां आपको नहीं लगता कि आप लड़कों से भी आगे निकल गई हैं? सौंदर्या जी, जिसने आपको सब कुछ दिया, आखिर क्यों अपने उसी डैड को हैंडीकैप होने के बाद एक अच्छी जिंदगी देने से कतरा रही हैं आप? सौंदर्या की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी भीड़ में से रास्ता बनाते हुए शनाया आकर सौंदर्या को अपने साथ अंदर ले गई। यहाँ भी सौंदर्या का सारा स्टाफ उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। अपने कैबिन में जाकर सौंदर्या ने हैरानी से शनाया की तरफ देखा। ये सब क्या है शनाया? तू पहले मेरे साथ अंदर चल, मैं तुझे सब बताती हूँ। शनाया ने कैबिन में आकर टीवी ऑन किया। एक न्यूज चैनल लगाने के बाद उसने रिमोट सौंदर्या के हाथ में दे दिया। न्यूज चैनल पर अपने डैड के मुंह से अपने लिए इस तरह की बातें सुन सौंदर्या हैरान रह गई। वो बेसब्री से हर न्यूज चैनल का बटन दबाती जा रही थी और उस पर बेशर्मी से अपनी बात कहते अपने डैड अशोक मेहरा को आंखें फाड़ देख रही थी। ओह, अब समझे कि क्यों मेरे अंदर आते ही हमारा सारा स्टाफ मुझे ऐसे देख रहा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था यार कि कोई अपनी ही बेटी के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। जो अपनी ही वाइफ को किसी और के साथ रात बिताने के लिए भेज सकता है, जो अपनी उसी वाइफ को बच्चलन कहकर डिवोर्स दे सकता है, जो अपनी ही 4 साल की बेटी से मुंह मोड़कर उसे अनाथों की तरह दूसरों के टुकड़ों पे पलने के लिए छोड़ सकता है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है शनाया। मुझे लोगों की नहीं, सिर्फ देव और पापा की फिक्र है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? ये कहकर सौंदर्या टेबल पर सिर रखकर रोने लगी और सौंदर्या के ऑफिस के बाहर मीडिया पर्सन की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। वहीं लक्ष्मी एम्पायर के बिल्डिंग के बाहर भी काफी लोग जमा हो गए थे। कुछ सौंदर्या के नाम पर अपनी भड़ास निकाल रहे थे तो कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वहां खड़े थे। तभी देव ने गुस्से में सिक्योरिटी को आवाज दी। इतनी टाइट सिक्योरिटी के होते हुए भी आदमी आखिर ऊपर पहुंचा कैसे? क्या कर रहे थे तुम लोग? चेतन! अपना नाम सुनते ही चेतन देव की तरफ दौड़ा। यस बॉस। कुछ भी करो लेकिन अभी जाकर टेरेस का दरवाजा खुलवाओ। दरवाजा ना खुले तो तोड़ दो, लेकिन अभी का अभी उस आदमी को पकड़कर मेरे पास लाओ। जाओ! देव का ऑर्डर मिलते ही चेतन कई सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर जैसे ही ऊपर गया तो टेरेस का दरवाजा खुला देखकर हैरान रह गया। उसने कोने कोने में जाकर अशोक मेहरा को ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अपनी बात मीडिया तक पहुंचाकर वो कब भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग गया किसी को पता ही नहीं चला। जब देव को ये बात पता चली तो उसने अपना माथा पीट लिया और सारी सिक्योरिटी की तरफ गुस्से से देखा। वाओ, इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी को बेवकूफ बनाकर पहले वो आदमी अंदर आया, फिर टेरेस पर गया, उसने अपनी बात रखी और फिर साए की तरह गायब भी हो गया और आप सब देखते रह गए। इट्स अ रियल जोक। मतलब या तो वो आप लोगों से ज्यादा स्मार्ट है या फिर आप लोग उससे ज्यादा बेवकूफ। चेतन, अभी के अभी सारे सिक्योरिटी स्टाफ को फायर करो और जितनी जल्दी हो सके नया स्टाफ अपॉइंट करो। देव के कहे अनुसार सारे सिक्योरिटी स्टाफ को फायर करके चेतन जैसे ही देव के पास आया, देव ने उसे एक और ऑर्डर दिया। एक काम करो चेतन, इस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। जहां तक मैंने सुना इसकी वाइफ के अलावा इसका एक बेटा भी है। जितनी जल्दी हो सके उस लड़के के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। चेतन ने देव को पहले भी ऐसे कई फैसले लेते देखा था, लेकिन आज उसके बिहेवियर में एक बेचैनी नजर आ रही थी जिससे चेतन कुछ कुछ समझ रहा था। बॉस, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? चेतन के इस सवाल पर देव ने उसे एक तीखी नजर से देखा। क्या ये सवाल मेरे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? शायद। तो ठीक है, पूछो। ये आदमी जिस सौंदर्य की बात कर रहा है, क्या वो हमारी मैडम है? देव जानता था इस सवाल का जवाब उसे आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा
उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चेतन की आंखों में देखा। हाँ, ये आदमी मेरी वाइफ सौंदर्य की ही बात कर रहा है। और कोई सवाल है? जी नहीं बॉस, मैं अभी जाकर उसके बेटे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आपको देता हूँ। इंटरनेट और मीडिया ये तो ऐसी चीजें हैं हमारी आज की सोसाइटी की, जो किसी को बना भी सकती है और किसी को बिगाड़ भी सकती है। सौंदर्या के साथ भी यही हुआ था। अब तक की गिनती के लोगों में पहचानी जाने वाली सौंदर्या को अब बच्चा बच्चा जानने लगा। वो अपने केबिन में उदास बैठी थी कि तभी सुजॉय उसके केबिन में घुस आया। उसे देखकर सौंदर्या चौंक गई। ये क्या है सुजॉय? तुम ही कहते हो कि किसी के केबिन में नॉक करके आना चाहिए और तुम खुद बिना नॉक किए चले आए। ओह प्लीज जस्ट शट अप। तुमसे ऑफिस एटिकेट्स पर लेक्चर बाद में सुनूंगा। पहले तुम ये बताओ कि जो बाहर चल रहा है वो क्या है? सुजॉय के इस सवाल का सौंदर्या के पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से दूसरी तरफ देखने लगी। तभी सुजॉय जोर से चिल्लाया, आई एम आस्किंग यू, डैम इट! तुम्हें पता है सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन दांव पर लग गई है। हमारी सेल्स लगातार नीचे गिरती जा रही है। सिर्फ कुछ घंटों में ही हमें लाखों का नुकसान हो गया है। इसका है कोई जवाब तुम्हारे पास? हाँ, है कोई जवाब? सुजॉय को इस तरह सौंदर्या पर चिल्लाते देख शनाया दौड़ कर आ गई, लेकिन सुजॉय ने उसे भी भगा दिया। आज उसे पिछले कई दिनों का अपना जमा गुस्सा सौंदर्या पर उतारने का मौका मिला था। इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहता था। इस तरह से ऑफिस में चिल्लाना बंद करो सुजॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट योर एम्प्लॉय। बाहर जो भी हो रहा है, इट्स नथिंग बट अ मीडिया सर्कस। अब रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस में कभी लॉस होता है तो कभी प्रॉफिट। भूल गए तुम? जब तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को 50 करोड़ का नुकसान हुआ था, उससे बाहर निकलने में हमें 1 साल लगे थे। तब मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा था। एनीवे, मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहती। प्लीज लीव। हाँ, चला जाऊंगा। तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो, मैं अभी चला जाऊंगा। ये कहते हुए सुजॉय ने सौंदर्या के सामने कुछ पेपर्स रख दिए। ये कैसे पेपर्स हैं? मैं हमारी बिजनेस पार्टनरशिप खत्म करना चाहता हूँ। तुम अपने शेयर्स लो और निकलो इस कंपनी से। आर यू आउट ऑफ योर माइंड सुजॉय? इतनी छोटी सी बात पर मैं कंपनी छोड़ दूं? नो वे। तो चाहती क्या हो तुम? तुम्हारे साथ हम सब बर्बाद हो जाएं? और अगर मैं 1 हफ्ते में इस लॉस को डबल प्रॉफिट में बदल दूं तो? लगता है ये जो चीजें तुम्हारे साथ हो रही है ना, उसका तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर पड़ रहा है। बाय द वे, आई हैव एन एडवाइस फॉर यू सौंदर्या। तुम्हें ना तुरंत जाकर किसी साइकाइट्रिस्ट से मिलना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इट्स नॉट एट ऑल फनी सुजॉय। मैं जो कह रही हूँ करके दिखाऊंगी। तुम ये कहो कि अगर मैंने ये कर दिया तो तुम क्या करोगे? सौंदर्या का कॉन्फिडेंस देखकर सुजॉय एक पल को डर गया। उसे कुछ जवाब देते नहीं बन रहा था, लेकिन सौंदर्या की नजरें सुजॉय पर टिकी हुई थीं। अशोक मेहरा के फैलाए जाल से अब कैसे निकलेगी सौंदर्या? 1 हफ्ते में क्या सचमुच वो प्रॉफिट डबल करने में कामयाब हो जाएगी, या उसे सुजॉय के सामने अपनी हार माननी होगी? इस परेशानी से सौंदर्या को बाहर निकालने के लिए अब देव क्या करेगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट FM पर। सौंदर्या के मुंह से 1 हफ्ते में प्रॉफिट डबल करने की बात सुनते ही सुजॉय एक बार फिर ठहाका लगाकर हंसने लगा। उसे यकीन था कि सौंदर्या जो कह रही है वो करंट सिचुएशन को देखते हुए इम्पॉसिबल है। ऐसे में सौंदर्या के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में उसे कोई परेशानी नहीं थी। जो तुम कह रही हो ना, मुझे नहीं लगता वैसा तुम कुछ कर पाओगी। मैं क्या कर पाऊंगी और क्या नहीं, ये तुम मुझ पर छोड़ो। तुम क्या करोगे ये बताओ। तो ठीक है, अगर 1 हफ्ते में तुमने कंपनी की प्रॉफिट डबल कर दी, तो उस प्रॉफिट का डबल अमाउंट मैं तुम्हें दूंगा। ये ठीक है ना? तुम्हें नहीं लग रहा तुम कुछ ज्यादा बोल गए? ओह नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट जो तुमने कहा है, कीप एन आई ऑन इट, ओके?
वरना बिजनेस पार्टनरशिप एंडिंग के पेपर्स तो तैयार ही हैं। एनीवे, गेट बैक टू वर्क। ये कहकर सुजॉय मुस्कुराते हुए अपने कैबिन में चला गया और सौंदर्या सुजॉय के ओवर कॉन्फिडेंट रवैये को देखकर हैरान थी। यहाँ सौंदर्या के ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। अब इनमें मीडिया पर्सन्स और कुछ लोगों के साथ कुछ ह्यूमन राइट्स वाले और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी जमा हो गए, जो सौंदर्या को क्रूअल डॉटर कहते हुए उसके नाम पर हंगामा मचा रहे थे। शाम को जब वो ऑफिस से बाहर निकली तो सबने उसे घेर लिया। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने बूढ़े डैड को इस तरह सुसाइड करने के लिए मजबूर करते हो? तुम जैसी बेशर्म और क्रूएल बेटी मैंने आज तक नहीं देखी। जिस पेड़ ने तुम्हें सींचा, आज तुम उसी की जड़ को काट देना चाहते हो। लोगों की तानों और बातों से लड़ते हुए सौंदर्या बाहर निकल ही रही थी कि तभी किसी ने उसके मुंह पर एक चप्पल फेंका। वो कुछ कर पाती तभी कई चप्पलों और सड़े टमाटरों की उस पर बौछार होने लगी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी देव अपने बॉडीगार्ड्स के साथ रास्ता बनाते हुए उस तक पहुंचा। हटिए यहाँ से, दूर हटिए सौंदर्या से। खबरदार जो किसी ने से हाथ भी लगाया तो। देव को देखते ही सौंदर्या ने उसे कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। लोगों की भीड़ से बचाते हुए सौंदर्या को बाहर ले जाने में देव को कई चप्पलें और सड़े टमाटर का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने मजबूत हाथों के घेरे में थामकर बस सौंदर्या को बाहर निकालने की कोशिश में लगा था और उसके बॉडीगार्ड्स इस बात पर नजर रखे हुए थे कि कोई देव को हानि न पहुंचाए। बाहर निकलते ही सौंदर्या ने आंसू भरी नजरों से देव की तरफ देखा। आई एम सॉरी देव, मेरी वजह से आज आपको भी ये सब झेलना पड़ा। आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक हो ना? हाँ। अब मैं बहुत बुरी लग रही हूँ ना? नहीं, तुम अभी भी उतनी ही सुंदर लग रही हो जितनी हो। सौंदर्या को हौसला देकर देव उसके साथ टैक्सी में बैठकर घर की तरफ चल पड़ा। देव की बाहों के घेरे में सिमटी सौंदर्या खामोश थी, लेकिन देव की निगाहें उसी पर टिकी थीं। यहाँ आने से पहले ही देव ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया था कि कल से सौंदर्या को ऐसी किसी भी सिचुएशन में ना फंसना पड़े। उसने घर पहुंचकर तुरंत चेतन को कॉल किया। हेलो बॉस। मैंने तुमसे अशोक मेहरा की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, वो काम कहाँ तक पहुंचा? ऑलमोस्ट डन बॉस। अशोक मेहरा का एक बेटा है, युग मेहरा, जो आपकी ही इन्वेस्टमेंट कंपनी में 50 लाख एनुअल सैलरी पर फाइनेंशियल डायरेक्टर है। पुणे से लेकर पूरे देश में उसके अलग अलग जगह पर टोटल 14 घर हैं, जिनमें से 4 घर खुद अशोक मेहरा ने अपने बेटे के लिए खरीदे और 3 घर युग ने खुद अपने पैसों से खरीदे। बाकी प्रॉपर्टी उसकी माँ की है, जिनकी पिछले साल ही डेथ हो गई थी। इन प्रॉपर्टीज के अलावा 3 महंगी गाड़ियां हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 20 करोड़ रुपए है। चेतन की बातें सुनते ही देव हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी प्रॉपर्टी और बेटे का स्टेबल करियर होने के बावजूद अशोक मेहरा अपनी ही बेटी सौंदर्या को इस तरह परेशान क्यों कर रहा है, वो भी उस बेटी को जिसे वो खुद 20 साल पहले छोड़कर जा चुका था। देव ने मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो, अशोक मेहरा से वो खुद अकेले ही निपटेगा। तभी उसने देखा गजेंद्र प्रताप गुस्से में उसी की तरफ आ रहे थे। ये मैं क्या देख रहा हूँ देव? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद सौंदर्या के ऑफिस के बाहर खड़ी भीड़ ने तुम दोनों पर चप्पल और सड़े टमाटर फेंके। यस डैड, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैंने हाई अथॉरिटी से बात करके कल सौंदर्या के ऑफिस के बाहर कुछ पुलिस ऑफिसर और बॉडीगार्ड्स अपॉइंट करवा दिए हैं। वो सब तो ठीक है देव, लेकिन तुम्हें जल्दी से जल्दी इंटरनेट और सारे न्यूज चैनल से अशोक मेहरा की सारी फुटेज डिलीट करवानी होगी। डोंट वरी डैड, आई एम वर्किंग ऑन इट। कल सुबह तक सब साफ हो जाएगा। गुड जॉब देव। मैं सोच रहा था क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे लोग अशोक मेहरा की एक तरफा स्टोरी पर बिलीव करने के बजाय उसका सच जाने। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि आज जिस बेटी को ये बदनाम कर रहा है, उस बेटी को इसने 4 साल की उम्र में ही अकेला छोड़ दिया था। बेचारी सौंदर्या, मैं समझ सकता हूं उस पर क्या बीत रही होगी।
उसकी भी चिंता मत कीजिए डैड। मैंने अशोक मेहरा के खिलाफ काफी एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं। जल्दी ही उसकी असलियत लोगों के सामने आ जाएगी। सौंदर्या के मामले में देव को पहली बार इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते देखकर गजेंद्र प्रताप काफी खुश थे। उन्हें अब इस बात का यकीन हो चुका था कि वो दिन दूर नहीं जब देव सौंदर्या को दिल से अपनी वाइफ मानेगा, उसके साथ अपनी फैमिली शुरू करेगा। अगली सुबह हर रोज की तरह सौंदर्या देव को अपनी स्कूटी से रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए निकल ही रही थी कि देव ने सौंदर्या को देखा। अगर तुम्हें मेरी ड्राइविंग एबिलिटी पर शक ना हो तो क्या आज स्कूटी मैं चला सकता हूँ? कम से कम इसी बहाने तुम्हें पता तो चल जाएगा कि तुमने अपने स्टूडेंट को अच्छे से ट्रेन किया है या नहीं। ये बात सच है कि सौंदर्या ने देव के ना चाहते हुए भी जबरदस्ती उसे स्कूटी चलाना सिखा ही दिया। लेकिन स्कूटी से दूर भागने वाले देव के मुंह से आज ये बात सुनकर सौंदर्या सचमुच हैरान थी। उसने मुस्कुराते हुए स्कूटी की चाबी देव की तरफ बढ़ा दी। नेकी और पूछ-पूछ, ये लीजिए। आखिर मुझे भी तो पता चले कि आराम से पीछे बैठकर सफर का मजा कैसे लिया जाता है। पहली बार स्कूटी चलाने जा रहा हूँ, भरोसा तो है ना मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। सौंदर्या ने जितनी सच्चाई से ये बात कही थी, उससे ज्यादा ईमानदारी से देव ने इस बात को महसूस किया। उसने सौंदर्या की आंखों में झांका, जहां उसके लिए सचमुच बहुत विश्वास था। सौंदर्या के संभलकर बैठते ही उसने स्कूटी स्टार्ट कर दी। उसे लग रहा था जैसे वो अपनी सबसे कीमती चीज के साथ स्कूटी पर नहीं बल्कि बादलों पर सवार है और ये सफर कभी खत्म ना हो। तभी सौंदर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे रियर व्यू मिरर में मुस्कुराते हुए देखा। पहली बार स्कूटी चला रहे हैं आप, डर तो नहीं लग रहा आपको? ये तो तुम बताओगी मुझे, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? इस सवाल के जवाब में सौंदर्या ने हल्के से ना में सिर हिला दिया और देव की पीठ पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर ली। सौंदर्या जब ऑफिस पहुंची तो आज गेट पर कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अंदर सुजॉय ने हंगामा मचा रखा था। उसे देखते ही वो उस पर फूट पड़ा। क्या तुमने हमारी कंपनी की आज की ऑनलाइन बिजनेस रिपोर्ट देखी? नहीं, लेकिन बात क्या है? ओह कम ऑन, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो सौंदर्या? आज और कल में हमारी कंपनी के न सिर्फ ऑनलाइन सेल जबरदस्त तरीके से गिरे हैं, बल्कि हमारे कई क्लाइंट्स ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है। एंड यू स्टिल वांट 1 वीक? तब तक तो हम कंगाल ही हो जाएंगे। सो प्लीज इन पेपर्स पर साइन करो, अपना हिस्सा लो और यहाँ से निकलो। अपने सारे स्टाफ के सामने सुजॉय को सौंदर्या पर इस तरह चिल्लाते देख शनाया से रहा नहीं गया। इनफ सुजॉय, तुम इस तरह सौंदर्या से बात नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल शी इज योर बिजनेस पार्टनर। तुमसे जब मुंह खोलने को कहा जाए ना, तब तुम बोलना, ठीक है? प्लीज तब तक अपनी कीमती राय अपने पास रखो, समझे तुम? ये मत भूलो इस बिजनेस में मेरा भी हिस्सा है। अगर तुम इसी तरह अपनी मनमानी करते रहे ना तो तुम्हें लॉ की भाषा में समझाना पड़ेगा। ओह रियली रियली, आई लाइक दैट। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम मुझे कुछ ज्यादा ही लॉ समझाने लगे हो, है ना? आजकल किसी लॉयर से रात की ट्यूशन तो नहीं ले रही हो ना तुम? शट अप। इस तरह की वाहियात बातें ना तुम ही कर सकते हो। छी, देखो मैं तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहती, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि एक वक्त ऐसा भी था जब तुम्हें बिजनेस का ABC भी नहीं आता था और सारा बिजनेस अकेले सौंदर्या ने संभाला था। तो अब तुम क्या चाहती हो शनाया, कि उसी बिजनेस को हम इस तरह ऐसे बर्बाद होने दें और इसके साथ साथ हम भी सड़क पर आ जाएं? हाँ, तुम्हें कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पता नहीं है क्या? अगर यही हाल रहा ना तो हमें अपने कितने एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा, पता है तुम्हें? सौंदर्या इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि सुजॉय एक हद तक सच कह रहा था, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी। उसने शनाया को समझा बुझाकर अपने कैबिन में भेजा और सुजॉय की तरफ देखा। गॉट इट सुजॉय, लेकिन सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। फिर भी तुम्हें लगता है मेरे चले जाने से सब ठीक हो जाएगा तो ठीक है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो, मैं अपना फाइनल डिसीजन तुम्हें जल्द ही बताती हूँ। टाइम तो हमारे पास 1 मिनट का भी नहीं है सौंदर्या।
लेकिन अगर तुम कह रही हो तो ठीक, लेकिन जो भी सोचना जरा जल्दी सोचना। आई नो सौंदर्या, सिचुएशन इतनी भी सीरियस नहीं है, लेकिन तुमने मुझे पैनिक कर दिया है। तुमने मेरा प्रपोजल ठुकराया था ना। अब देखो मैं तुम्हें कैसे घुटनों पर लाता हूँ। यहाँ सुजॉय से सोचने का वक्त लेकर सौंदर्या अपनी स्कूटी लेकर एक झील के किनारे पर आकर बैठ गई। सौंदर्या की सेफ्टी के लिए देव ने सादे कपड़ों में कुछ बॉडीगार्ड्स उसके ऑफिस के बाहर खड़े रखे थे, जिन्हें हर वक्त उसके आसपास रहने की इंस्ट्रक्शंस दी गई थीं। सौंदर्या को इस झील की तरफ आते देख उन्होंने तुरंत देव को कॉल किया। सौंदर्या मैम अभी अभी अपनी स्कूटी के साथ लोहेगांव लेक की तरफ गई है। उसे सुसाइड लेक भी कहते हैं। कहीं सौंदर्या मैम सुसाइड? जस्ट शट अप, उस पर नजर रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। बॉडीगार्ड की बात सुनकर देव काफी परेशान हो गया। वहीं सौंदर्या झील की गहराई देखते हुए उसके आसपास बेचैनी से घूम रही थी, जैसे वो कोई फैसला ले रही हो। आखिर क्या इरादा है सौंदर्या का? क्या चारों तरफ से अपने ऊपर हो रहे हमलों से परेशान होकर सौंदर्या सचमुच ऐसा कोई कदम उठाना चाहती है जो उसकी जिंदगी के लिए घातक हो? क्या देव समय पर आकर सौंदर्या को कोई गलत कदम उठाने से रोक पाएगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट। सौंदर्या के लोहेगांव लेक पर जाने की बात सुनते ही देव परेशान हो गया। बिना वक्त गवाए जैसे ही वो अपने केबिन से निकलने लगा कि चेतन से टकरा गया, जो उसी के पास आ रहा था। पहले से परेशान देव गुस्से में चिल्ला पड़ा। What is this, चेतन? अंधे हो गए हो क्या? सॉरी बॉस, एक्चुअली मैं आपको ही बुलाने आ रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। प्लीज चलिए। एडजर्न द मीटिंग फॉर टुडे। हम कल इस पर डिस्कस करेंगे। अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है। देव को ऑफिस सूट की बजाय नॉर्मल कपड़ों में देखकर चेतन समझ चुका था कि देव सौंदर्या से मिलने जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देव को लगातार ऐसा करते देखते हुए ये बात उसकी समझ में आ गई थी। लेकिन क्यों, ये अब तक चेतन नहीं समझा था। बॉस, आप अपनी वाइफ से मिलने जा रहे हैं? तुम्हें कोई परेशानी है? आई एम सॉरी बॉस, मैं बस पूछ रहा था। तो अब मैं जा सकता हूँ या और कोई सवाल है? सवाल नहीं, बस क्यूरियोसिटी है कि जब भी आप मैडम से मिलने जाते हैं तो अपने डेली ऑफिस सूट की बजाय ये इस तरह के चीप कपड़े क्यों पहन कर जाते हैं? क्योंकि ये कपड़े मुझे मेरी वाइफ ने गिफ्ट किए हैं, और जरूरी नहीं कि हर चीप चीजें बुरी हो। बस उन पर ब्रांड नहीं होता, वरना चीप चीजें भी अच्छी होती हैं, जैसे कि ये कपड़े। आई अंडरस्टूड बॉस। आप मैडम को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनकी दी हुई हर चीज आपको प्यारी है। तुम बहुत सोचते हो चेतन। ये कपड़े मैं इसलिए नहीं पहनता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए पहनता हूँ कि उसे मेरी असलियत पता ना चले। उसके लिए मैं एक नॉर्मल सा आईटी फर्म में काम करने वाला इंसान हूँ। नाउ नो मोर क्वेश्चंस। चलते चलते चेतन से बात करते देव ने कार में बैठते हुए चेतन को आखिरी इंस्ट्रक्शन दी। और हाँ, अगर ऑफिस से रिलेटेड कोई इमरजेंसी आ जाए तो मुझे कॉल करने के बजाय अपनी एबिलिटी यूज कर लेना। आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन योर एबिलिटी। चलो दीपक। ये कहकर देव अपनी कार में बैठकर सौंदर्या के पास लोहेगांव लेक के लिए निकल पड़ा, और चेतन मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। मेरी एबिलिटी पे ट्रस्ट है या आप नहीं चाहते कि मेरा कॉल आपके और मैडम के बीच में आए? एनीवे, गुड डे बॉस। यहाँ गाड़ी में बैठे देव को ऐसा लग रहा था कि वो जितनी जल्दी हो सके सौंदर्या तक पहुँच जाए, और इसके लिए वो कई बार अपने ड्राइवर दीपक से कह भी चुका था। साथ ही इस दौरान वो सौंदर्या को कई कॉल भी कर चुका था, लेकिन सौंदर्या ने कॉल नहीं उठाए। इससे वो और पैनिक हो गया। कहाँ हो सौंदर्या? प्लीज पिक अप द फोन। मैं समझ रहा हूँ जिस सिचुएशन से इस वक्त तुम गुजर रही हो, इसमें नॉर्मल से नॉर्मल लोग भी अपना आपा खो देते हैं, बट प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जितना मैंने तुम्हें जाना है, तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो, और अब तक अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल किया है तुमने। प्लीज लाइफ को लेकर अपनी ये पॉजिटिविटी बनाए रखना, प्लीज।
एक तरफ जहां देव पूरी स्पीड से सौंदर्या तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, वहीं सौंदर्या देव के फोन कॉल से बेखबर अपना सामान झील के पास एक बेंच पर रखकर झील के आसपास घूम रही थी और अपने डैड अशोक मेहरा से बात करने के बारे में सोच रही थी, जो सिर्फ 2 दिन में ही मालामाल हो चुके थे। अपने इंटरव्यू के साथ मदद की गुहार लगाते हुए अशोक मेहरा ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर हर जगह फैला दिया था, जिससे उन्हें काफी लोग डिजिटल पेमेंट के थ्रू पैसों की मदद कर रहे थे। लोगों को बेवकूफ बनाकर रुपए कमाने का ये तरीका तो जबरदस्त है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं पहले ही इसे आजमाता। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए। यहाँ सौंदर्या ने पक्का इरादा करते हुए अशोक मेहरा को कॉल लगाने के लिए फोन उठाया ही था कि उसने देखा देव के कई मिस्ड कॉल आए हैं। वो नहीं चाहती थी कि इस हालत में वो देव से बात करे, इसलिए उसने उन सभी फोन कॉल्स को इग्नोर करते हुए अशोक मेहरा को कॉल लगाया। हेलो। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आखिर इस तरह सब जगह मुझे बदनाम करके आपको क्या मिला? जब छोड़ ही दिया था मुझे, तो इतने सालों बाद अब दोबारा क्यों लौटे हैं आप मेरी जिंदगी में? अशोक मेहरा ने पहले कभी सौंदर्या से फोन पर बात नहीं की थी, लेकिन उसकी इन शिकायतों को सुनकर वो समझ गया था कि ये सौंदर्या ही है। उसने बेशर्मी से एक बार फिर वही बात दोहराई। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम मेरी बात पहले ही मान जाती तो मुझे मीडिया में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है। तुम मुझे एक घर और मेरे खर्च के लिए एक बड़ा अमाउंट दे दो तो मैं मीडिया में जाकर तुम्हारे लिए कई सारी बातें वापस ले लूंगा और तुम्हारी शक्ल फिर कभी नहीं देखूंगा। अशोक मेहरा की बेशर्मी से भरी इन बातों को सुनकर सौंदर्या गुस्से से कांपने लगी। उसे लगा अगर आज उसके डैड उसके सामने होते तो शायद वो उनका खून कर देती। आपकी बेशर्मी अब मेरे सब्र को पार कर चुकी है। आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते? पिछले 20 सालों से जब आपने मेरी शक्ल नहीं देखी थी, तो अब मेरी जिंदगी में जहर घोलने के लिए क्यों लौटे हैं आप? और आप किस हैसियत से मुझसे घर और खर्च की डिमांड कर रहे हैं? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। मैंने तुम्हें पैदा किया है। तो क्या अब आप उसकी कीमत मुझसे वसूलेंगे? बिल्कुल। अगर मैं तुम्हें पैदा नहीं करता तो क्या तुम आज जिस पोजीशन पर हो वहां होती? अरे तुम्हें तो मेरे मांगे बिना ही मुझे ये सब चीजें दे देनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा हक है। अशोक मेहरा की बातें सुनते हुए अपने आंसुओं पर कंट्रोल रखना अब सौंदर्या के लिए बहुत मुश्किल था। फोन काटकर जोर जोर से रोते हुए वो झील के किनारे खड़ी हो गई। ये देखकर दूर खड़ा बॉडीगार्ड काफी पैनिक हो गया। उसने तुरंत देव को फोन करके सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, जिससे देव और परेशान हो गया। और कितनी देर लगेगी दीपक? मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती है। मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन आप ही देखिए ना, इतने ट्रैफिक से मैं कैसे निकलूं? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। देव गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ियों को एक तरफ करते हुए जैसे तैसे ट्रैफिक कम करने में लगा था। दीपक ये देखकर हैरान था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब देव ने गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक कम करने की कोशिश की थी, वरना आम तौर पर वो गाड़ी में बैठा रहता, फिर चाहे घंटों लग जाएं। अब प्लीज जरा जल्दी चलो। जी सर। दीपक अपनी पूरी जान लगाकर गाड़ी चला रहा था, जिससे जितनी जल्दी हो वो देव को पहुंचा सके। तभी बॉडीगार्ड का फोन फिर से देव के पास आया। बॉडीगार्ड ने जो बताया उसे सुनकर देव की जान में जान आ गई थी। सर, मैडम अभी अभी अपनी स्कूटी लेकर A1 रेस्टोरेंट की तरफ गई है। ठीक है दीपक, गाड़ी A1 रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ लेना। A1 रेस्टोरेंट में पहुंचकर देव ने देखा सौंदर्या अपनी टेबल पर मिसल पाव, थाली पीठ, वड़ा पाव, साबूदाना वड़ा और 3 ग्लास कोकम शरबत मंगाकर बैठी थी।
और मिसल के साथ पांव का बड़ा सा टुकड़ा मुंह में डाले फटाफट खाने की कोशिश में लगी थी। इसी के साथ टिश्यू पेपर से वो कभी मुंह पर लगा तेल तो कभी माथे पर आया पसीना पोंछ रही थी। खाने की इतनी सारी चीजें, इसका मतलब आज सौंदर्य का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ दिनों में देव ये बात अच्छी तरह जान गया था कि 2 रोटी से ज्यादा ना खाने वाली सौंदर्या को जब बहुत स्ट्रेस होता था तो वो बहुत ज्यादा खाती थी। आमतौर पर सौंदर्या का इस तरह खाना देव को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज उसे वो बहुत प्यारी लग रही थी। क्यों, ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। वो चुपचाप आकर सौंदर्या के सामने बैठ गया। वाह, इतना कुछ मंगा रखा है तुमने सौंदर्या। तुम्हें पता था कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है? तुम यहाँ कैसे? सौंदर्या के ये कहते ही उसके मुंह से पांव का एक टुकड़ा नीचे गिर गया, जिसे वो एक तरफ करके फिर खाने में बिजी हो गई। ये देखकर देव को हंसी आ गई थी। उसने वेटर से एक एक्स्ट्रा प्लेट मंगवाई और थोड़े थोड़े सारे स्नैक्स लेकर खाने लगा। सौंदर्या ये देखकर हैरान हो गई। देव, आप इतना ऑयली स्नैक्स खा रहे हैं? आप कहें तो मैं पोहा मंगवा देती हूँ, उसमें बहुत कम ऑयल होता है। सौंदर्या के ये कहते ही देव ने सौंदर्या को गौर से देखा। तुम रो रही थी? नहीं तो। फिर तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? अरे ये तो वो स्कूटी चलाते हुए आंखों में थोड़ा कचरा चला गया था, इसीलिए लाल है। यू डोंट वरी, आई एम फाइन। झूठ कब से बोलने लगी तुम सौंदर्या? मैं जानता हूँ कि तुम रोई हो और उसकी वजह भी जानता हूँ। अब सच सच बताओ। सौंदर्या ने रोने वाली बात को मानते हुए अशोक मेहरा से हुई सारी बातें देव को बता दी। इस दौरान देव सौंदर्या के चेहरे पर दुख के कई बादल आते जाते देख रहा था। फिर भी उसने सौंदर्या को वो बात बता ही दी जिससे उसका दुख कम होने की बजाय बढ़ने वाला था। सौंदर्या, क्या तुम जानती हो कि अशोक मेहरा को उनकी सेकंड वाइफ से एक बेटा है? नहीं, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? एक्चुअली मेरा एक दोस्त डिटेक्टिव है। मैंने उसे तुम्हारे डैड की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, तो उसी ने मुझे बताया। उसने मुझे बताया कि वो लक्ष्मी एम्पायर के इन्वेस्टमेंट कंपनी में एसोसिएट फाइनेंशियल डायरेक्टर है, जिसकी एनुअल सैलरी 50 लाख है। और यही नहीं, उसके पास 14 घर हैं, जिनमें से 3 घर तुम्हारे डैड ने उसके लिए खरीदे हैं। देव के मुंह से ये बातें सुनते ही सौंदर्या की आंखें गुस्से से जलने लगी। फिर उसने बेबसी से देव की तरफ देखा। रुपया, घर और बेटा सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने बुढ़ापे के लिए मुझसे घर और रुपए चाहते हैं। आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं देव? आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैंने ये सब तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं बताया सौंदर्या। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कुछ भी करके हमें उनकी ये सच्चाई लोगों को बतानी होगी, जिससे तुम पर लगा दाग मिट जाए। देव की बातें सुनकर सौंदर्या कहीं खो गई। तभी देव ने उसे पुकारा। तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी देव, बहुत अच्छी तरह से, और ये भी जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आप प्लीज इस रेस्टोरेंट का बिल क्लियर कर दीजिएगा। मैं आपसे रात को घर पर मिलती हूँ, अभी मुझे कहीं जाना है। लेकिन कहाँ? सौंदर्या देव का सवाल सुने बिना तेजी से अपनी स्कूटी स्टार्ट करके चल पड़ी और देव उसे सिर्फ जाते हुए देखता रहा। आखिर इतनी जल्दबाजी में कहाँ गई थी सौंदर्या? अशोक मेहरा के बेटे की सच्चाई का पता चलने के बाद अब क्या करेगी सौंदर्या? क्या अब सौंदर्या भी अशोक मेहरा की तरह मीडिया और इंटरनेट का सहारा लेगी, या वो कोई और तरीके से अपने डैड से निपटेगी? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें